आज के अपने दूसरे सेशन में सुबह जैसे मैंने हिंदी वाला सेशन लिया था जिसमें आपको दीर्घ संधि बताई थी, ये दोस्तों सेशन रहेगा अपना साइंस का। और साइंस का भी एक पोर्शन होता है जिसमें होती है केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र का ये टॉपिक है। और यहाँ से भी प्रश्न अपने कंपटीशन में पुटअप होते हैं। साथ में 10th बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर उपयोगी है क्योंकि यहीं से केमिस्ट्री शुरू होती है, ठीक है ना। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इससे पहले ये होते किसमें सर? पदार्थों में। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। और पदार्थ कई जनों को तो मालूम ही नहीं होगा पदार्थ क्या होगा। प्रकृति की वे सारी चीजें जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, मतलब पॉइंट हम कहते हैं द्रव्यमान हो, इसका कोई भार होना चाहिए उसके अंदर, और थोड़ी बहुत भी मतलब मामूली सी जगह भी घेरनी चाहिए, यानी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसी को अपन पदार्थ कहेंगे, नहीं तो पदार्थ नहीं कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है दोस्तों, तो बाकायदा ये रखेंगे तो जगह घेरेगा, तो इसका आयतन हो जाएगा। दूसरी बात, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है या भार है, तो ये दो चीज़ें अपने पास। द्रव्यमान को आप भार से भी ले सकते हैं, वैसे थोड़ा सा अंतर होता है, बाद में डीपली अपन कभी पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता और भार परिवर्तित होता है। जैसे चंद्रमा पे जाते हैं तो अपना भार जो है 1/6 भाग रह जाता है। कई जनों को विज्ञान पढ़ते हैं उनको मालूम है, ठीक है। तो इसमें भी अंतर मैं आपको स्पष्ट करूँगा। अब इसमें होने वाले परिवर्तन, तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं सर? भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन किसमें? पदार्थ में भौतिक परिवर्तन। और एक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों केमिस्ट्री भी यहीं से शुरू होती है, आप यही मान लो, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि जब परिवर्तन समझ में आएंगे तो ही आगे अभिक्रिया वगैरह सब अपने आप ही आ जाएगी। अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी कि क्या होगा, वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक का मुझे कोई फिजिकल का मतलब बता सकता है? जैसे अपना फिजिकल, जैसे मेरा फिजिकल गुण क्या है और उसमें बदलाव हो रहा, तो लंबाई देख लो, माप के देख लो, तोल के देख लो, कितनी जगह घेर रहा है, आयतन देख लो, रंग काला है मेरा, गोरा है, वो देख सक लो। यानी बाहर से जो गुण दिखे उसको आपको कहना है भौतिक गुण। क्या कहना है? किसी भी पदार्थ के बाहर से गुण। जैसे ये मार्कर आपको दिखा दे, आप कहेंगे सर ये काले रंग का इसका ढक्कन है, यानी ये बाहर का गुण है इसके ही। अंदर ये लिखता है, तब लिखने के बाद मालूम पड़ता है कि मार्कर काला है, तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि मार्कर काला है या ग्रीन है या रेड है। इसलिए दोस्तों अंदर के जो गुण होते हैं वो रासायनिक गुण होते हैं। अपने शरीर के अंदर क्या है, ठीक है ना, जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो भौतिक नहीं होते। जो बाहरी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कभी लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, कभी कलर चेंज हो गया, एसी में रह गया, जम्मू रह के आ गया 4 महीने, अच्छे एसी में बैठा ठंडे मौसम में, गोरा हो गया, फिर वापस राजस्थान आया, यहाँ के मरुस्थल में घूमा, रंग काला हो गया। तो ये तो बाह्य परिवर्तन है सर। तो पदार्थों में भी ठीक इसी तरह से परिवर्तन होते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें परिवर्तन होता है। तो पदार्थों में या तो आयतन में बदलाव होगा, या उसके ताप में, गर्मी में रख देंगे तो तप जाएगा, या उसका रंग बदलेगा, ठीक है, या उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे बर्फ़ है, उसको गर्मी में रख दो आपको पानी बन जाएगा, वापस फ्रिज में रखो तो बर्फ़ बन जाएगा। तो अवस्था है, रंग है, ताप है, उसका घनत्व है। बर्फ़ का घनत्व और पानी के घनत्व में अंतर होता है। वो तो किसी के सिर पे मारो पानी का बर्फ़, सिर फोड़ देगा, और पानी मार के देख लो कुछ नहीं होगा, है वही चीज़। तो ये कुछ एक चीज़ें होती है जो बाहरी तौर पे बदलती है। पदार्थों की जो बाहर के गुण होते हैं उनमें आयतन, ताप, रंग, अवस्था, घनत्व, इस तरह से आप ले सकते हैं। इनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो जो होने वाला परिवर्तन है वो पदार्थों का कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे सर ये इसके अंदर? तो इसके अंदर लिखना है नंबर 1 में आप लिखेंगे, मैं साथ में पढ़ाऊंगा इन दोनों में, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कुछ भी
नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ तो बनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, क्या नया बना, वही तो है चीज़, तीनों के सूत्र एक ही होते हैं। जैसे आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण लूँ, भौतिक परिवर्तन में आपको उदाहरण दूँ, जैसे आपने ये बर्फ है, सॉरी ये जैसे जल है, अभी जल को आपने कर दिया ठंडा फ्रिज के अंदर, क्या बन गया सर, बर्फ, बहुत बढ़िया। ये हो गया, तपा दिया सर इसको, तो वापस क्या बन गया, वाष्प, भाप। भाप को अगर ठंडा कर दिया क्या बन जाएगा, जल, और जल को और ठंडा कर दिया तो बर्फ, बर्फ को फिर पिघला दिया जल, जल को फिर गर्म कर दिया वाष्प। अब आखिर वाष्प कह दो, जल कह दो या बर्फ कह दो, तीनों को रासायनिक सूत्र जो अपनी साइंस में होता है वो एक ही होता है, H2। मेरी बात को समझ में आ रहा है, यानी कोई नया पदार्थ इस परिवर्तन में नहीं बनता है। फिर आपने अभी ये मैंने आगे पीछे किया, तो इसका मतलब तो सर ये परिवर्तन दोनों तरफ चलता है क्या, बिल्कुल। इसलिए इस परिवर्तन की दूसरी विशेषता होती है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। अब ये उत्क्रमणीय शब्द किसी आर्ट कला वर्ग वालों को थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय क्या होता है सर, उत्क्रमणीय यानी दोनों दिशाओं में चलने वाला। उत्क्रमणीय का अर्थ क्या होता है, दोनों दिशाओं में चलने वाला, दोनों दिशाओं में चलने वाला, दोनों दिशा में चल रहा है ना, जल से बर्फ, बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से वापस जल, कहना मतलब सभी दिशाओं में परिवर्तन होता है। तो फिर तीसरी बात आपने ये भी देखी कि ये तो बार बार बदल रहा है, तो फिर स्थायी तो है ही नहीं। तो ये परिवर्तन जो होता है भौतिक परिवर्तन, वे अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन, यानी कि टेम्परेरी परिवर्तन होता है। फिर सर कुछ एग्जाम्पल्स बता दूँ। अब जैसे एग्जाम्पल्स में लो मैं आपको बताता हूँ, सोने का पिघलना, परीक्षा में ऐसे आता है, सोने का पिघलना पदार्थ का कौन सा परिवर्तन है। अब सोना पिघलेगा तो मुझे ये बताओ, क्या तांबा बनेगा, क्या लोहा बनेगा, क्या, मेरे हिसाब से शायद नहीं बनेगा, सोना ही रहेगा। कांच है आपके घर में, कांच का तोड़ दो आप, तो कांच तोड़ के कौन सा हीरा बन जाएगा, मोती बन जाएगा, बनेंगे ही नहीं। कांच का टूटना है, सोने का पिघलना है, ठीक है। ये पानी वाला उदाहरण मैंने दे दिया है, कांच का टूटना है, सोने का पिघलना है। तो इस तरह के जो है एक दो उदाहरण आपके ध्यान में, आपको परीक्षा में पूछेगा सोने का पिघलना पदार्थ का कौन सा परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। और यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने पदार्थ से लेकर आपको परिवर्तन तक स्पष्ट कर दिया और ये चौथे में आपको उदाहरण बता दिए। तो फिर सर इस तरफ, अब इस तरफ बिल्कुल विपरीत चलिए आप, या कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनता या 100% नया पदार्थ बनता है, यानी रासायनिक मेटाबॉलिक यानी अपने केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो अपने खाना खा लिया, उसके बाद खाना खाने के बाद अपने हाथ की बात नहीं, ठीक है ना। साइंस में जैसे अपने पेट में गया, उसके बाद पाचन कैसे होना है वो क्या, नहीं रोक दो इसको 4 दिन के लिए, नहीं वो तो होगा। तो सेम कंडीशन है कि केमिकल चेंज अगर कोई हो गया, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, दूध से दही बन गया। आपने मान लो दूध लाया 2 किलो और रात को 1 किलो का ही काम पड़ा, किलो भर बचा और उसने दही बना दिया, ठीक है, जाजम वगैरह डाल के, उसमें जामुन डाल के, छाछ डाल के, मम्मी ने उसको क्या बना दिया, दही बना दिया। और सुबह डेयरी वाला मान लो दूध वाला आया ही नहीं, छुट्टी थी या दूध वाला बीमार पड़ गया, तो क्या मम्मी इस दही बनाए गए दही से दूध बना सकती है क्या वापस? मेरी बात को दोस्तों आप समझ रहे होंगे, दही से दूध वापस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब इस तरह का अगर कोई परिवर्तन हो गया तो वो फिर क्या, रासायनिक पदार्थ। तो इसमें क्या लगेंगे, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें 100% नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। अंतर भी साथ में स्पष्ट हो जाएंगे आपके, ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो। दूसरा, जैसे इसके मैंने वाष्पजल वाला उदाहरण दिया, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है, तो ये उत्क्रमणीय नहीं होगा। अब दूध से दही बन गया, दही से दूध थोड़ी बनेगा, तो ये परिवर्तन है, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में चल के पूरा होता है, ऐसे तीर का निशान लगता है। यानी जैसे मान लो दूध और
दूध के आपने जामुन डाल दिया, छाछ वगैरह, और दही बन गया। बस अब दही से दूध नहीं बनेगा, यानी एक ही दिशा में तीर लगेगा, यानी ये परिवर्तन कौन सा होगा? अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, और इसको कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब गाड़ी बैक भी आ सकती है या गाड़ी बैक नहीं आएगी। क्लियर? तीसरा मैंने आपको बताया अस्थायी, तो यहाँ कहाँ अस्थायी हो रहा है? या तो ये 100% नया पदार्थ बन रहा है, दही बन रहा है आपके सामने, तो बिल्कुल अस्थायी नहीं है। ये परिवर्तन कैसा होगा दोस्तों? स्थायी परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन। तीसरा इसका कंपैरिजन में अपन पढ़ रहे हैं, क्लियर समझ में आ रहा है? ये परिवर्तन जो होगा वो कैसा होगा? स्थायी। और चौथे में आप एक दो उदाहरण देख लो, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक है सर? दूध से दही, लोहे पर जंग लगना, लोहा आपने ला के बाहर रख दिया, काम में लगाया नहीं 4 महीने, तो आप देखेंगे लोहे पे जंग लगता है, और जंग लगे लोहे को बच्चा भी तोड़ देता है उस सरिये को, नहीं तो लोहा तोड़ के देखना कैसे टूटता है, बड़ा भारी होता है। तो लोहे पे जंग लगता है तो लोहा क्या है? पूरा सड़ जाता है। तो जो है लोहे पर जंग लगना। अब इस तरह के अगर कोई परिवर्तन हो रहे हैं तो वो फिर इस चेंजेस में आएंगे, किसमें? केमिकल चेंजेस में। मेरी बात दोस्तों यहाँ तक आपको स्पष्ट पहुँच गई होगी कि पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। परीक्षा में सर कैसे प्रश्न पूछेगा? परीक्षा में निम्न में से कौन सा अस्थायी परिवर्तन है? बस अपन तो फंस गए, मालूम ही नहीं, पढ़ा ही नहीं अपन ने। अस्थायी पूछते आपको लिखना, नीचे लिखेगा भौतिक, रासायनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। भौतिक, निम्न में से कौन सा परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है? रासायनिक, भौतिक, दोनों या कोई नहीं। फटाक से लिख देंगे रासायनिक। उदाहरण में आपको, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता दोस्तों, देखो पेड़ से आपने पत्ती तोड़ दिया, मुझे बताना आपने, पेड़ से पत्ती टूटना। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा परिवर्तन आप मानोगे? ये करूँ या ये करूँ? पेड़ से पत्ती टूट गई, तोड़ दिया आपने, तो पत्ती अब क्या वर्दी करेगी? क्या बड़ी होगी? बड़ी हरी भरी दिखाई देगी आपको। 2 दिन बाद उसकी हालत क्या होगी? शाम तक सूख जाएगी, मुरझा जाएगी। यानी कि कौन सा परिवर्तन हो गया सर? स्थायी परिवर्तन हो गया उसमें। वो पत्ती फिर धूल में मिल जाएगी, यानी सूख गई। तो इस तरह के वो किसी भी प्रकार से उदाहरण देना है तो आपको ये तय करना है, डिटरमाइन करना है कि क्या ये चेंजेस वापस हो सकता है? क्या पत्ती में जाके पेड़ के वापस चिपका सकता हो? क्या नहीं। तो इस तरह से कोई भी उदाहरण दे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया है, आप उसी ट्रिक का इस्तेमाल करना। भले उदाहरण में तो हजारों उदाहरण है, पदार्थों में परिवर्तन खूब होते हैं, तो आपको कोई भी अभिक्रिया भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। आप तो ये देखना कि उससे वापस वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जैसे नहीं बन रहा है तो रासायनिक, और बनने में संभव है तो फटाक से भौतिक। तो कहना है मतलब भौतिक में बाहरी गुणों में परिवर्तन होगा और इसमें आंतरिक गुणों में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट में इसी में दोस्तों देखते हैं आंतरिक गुणों में परिवर्तन जो होता है ना, रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों में जो रासायनिक परिवर्तन होने को ही यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। और यहाँ जाके अपने थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ये जोरदार है। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। रासायनिक पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही अपन क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत आई? यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी। आप एक बार वीडियोज को 2 बार क्लियर देखना, ये चेंजेस आपकी समझ में आएंगे। और अब अपने सामने आ गया नई चीज़, रासायनिक अभिक्रिया। तो जिसकी परिभाषा भी मैंने लिख दी, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं अपन? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब अभिक्रिया में क्या होता है सर? जैसे एक उदाहरण देके मैं आपको बताऊंगा। अभिक्रिया भले कुछ भी हो, किसी के साथ भी हो, जैसे उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। कैसे सर? समझ में ही नहीं आया। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CO2 के साथ क्रिया कर दी और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। चौक से अपन जो लिखते हैं ना, संगमरमर, खड़िया पत्थर, इसका भी कई बार वो पूछा हुआ है कंपटीशन में। खड़िया पत्थर का रासायनिक सूत्र बताइए, संगमरमर का बताइए, ताजमहल बना हुआ है उससे, ठीक है। या फिर चौक जिससे अपन विद्यालय में लिखते हैं, उसका भी यही सूत्र है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। तो सर आप रासायनिक अभिक्रिया में क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि इनका जितना द्रव्यमान होगा बिल्कुल उतना ही द्रव्यमान इनका होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं होगा। कैसे सर? तो आपको मैं बता दूं, परमाणु भार और अणु भार आपने नाम सुना होगा, परमाणु भार, और जिसका परमाणु भार मालूम होता है तो उससे अपन अणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कला वर्ग वालों को, दिक्कत लेने की जरूरत मैं आपको बता दूंगा। कैल्शियम अपन आवर्त सारणी में देखेंगे तो इस तत्व को 20 नंबर पे लेते हैं, इसलिए कैल्शियम का परमाणु भार होता है। मैं सबके परीक्षा में भी कभी अणु भार पूछते हैं ना तो परमाणु भार जरूर देते। तो Ca बराबर 40, ऑक्सीजन 8 पे आता है 8वें क्रमांक पे, इसलिए ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, कार्बन 6 पे आता है इसलिए हो जाएगा 12, ऑक्सीजन 8 पे आता है इसलिए हो जाएगा 16। अब आपके सामने स्पष्ट हो गया कि इन सब के मान ये है, तो आप देख लो गुणा भाग करके। तो पहले CaO को ले लो, तो 40 प्लस O है 16 प्लस C है, C में कितना है 12 प्लस O 2 है सर, O कितने हैं 2, तो एक का कितना है 16, तो 2 का कितना होगा 32। ठीक है, अब जोड़िए इसको, ये हो गए 56 और ये हो गए 44, दोनों को जोड़िए, हो गया 100 ग्राम या 100 म्यू, जो भी आप कहना चाहे वो कह सकते। तो सर क्या ये भी 100 ग्राम? बिल्कुल, अगर 100 ग्राम का नहीं बनता है तो इसका मतलब अभिक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी अपन भी अगर 100 रुपये लेके मार्केट जाते हैं और उससे अधिक अगर चीज़ खरीदते हैं 120 की, तो या तो उधार रखेगा वो या अपने खाते में लिख देगा, ठीक है, बाद में जाके भी देना तो ये, यानी जितने पैसे होगा उतनी माल आएगा। इसके बाद इतना ही मसाला था, जितना उसका भार था उतनी पदार्थ का ही भार बनाया है या नहीं बनाया। ये जो चौक बनाया है, क्या इसका जो अणुभार, ये अणुभार अपन ने ज्ञात किया, दोनों का मिला के तो 100 ग्राम आया, इसका 56 है, इसका 44 है, तो दोनों का 100 हुआ है। क्या इसका 100 होता है क्या? अगर होता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया एकदम सही है। अब देखिए, देखो Ca का आपको मालूम है 40, कार्बन का आपको मालूम है ये रहा 12, फिर ऑक्सीजन सर 3 है, तो एक का कितना है 16, तो 16 तिया 48, 48 और 12 60 और 40 100 ग्राम कह दो या म्यू कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये अपना था रासायनिक अभिक्रिया से परिचय करवाया मैंने, और साथ में आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पूर्णतया नया पदार्थ बनेगा, बिल्कुल नया पदार्थ बनाइए, इससे आप चाहे तो भी ये नहीं बना सकते, दोनों दिशा में ये अभिक्रिया चलती नहीं, इसलिए क्या कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। फिर दोस्तों आगे इस क्रम में अभिक्रिया के प्रकार भी खूब होते हैं। आज के सेशन में मैं थोड़े बहुत नाम बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में आऊँगा तब मैं अभिक्रियाओं के प्रकार लेके आऊँगा और एक एक प्रकार आपको स्पष्ट करूँगा। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखते हैं तो कौन कौन से सर प्रकार होते हैं? तो प्रकार में देख लो आप संयोजन, ठीक है, दूसरा देख लो वियोजन, तीसरा देख लो विस्थापन, ठीक है, उसके बाद में अपचयन है, फिर है उपचयन है, उसके बाद में दोनों मिलाएंगे तो छठा रेडॉक्स या अपोपचय, जिससे अभिक्रिया कहते हैं। अगले सेशन में दोस्तों अपन एक एक अभिक्रिया को लेंगे और इन अभिक्रियाओं के प्रकार की परिभाषा सहित अपन समझेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताई, साथ में आपको मैंने इसके द्रव्यमान मापतोल के भी बता दिए कि इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी जितना माल आपके पास होगा उतना ही माल बनेगा। तो ये था दोस्तों आज का साइंस का सेशन, जुड़े रहिए। अगले सेशन में मैं बताऊंगा आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनकी एक एक की परिभाषा उदाहरण सहित।